नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 18 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कात्यायनी हरसे जो हैं उन्हें कला उत्सव प्रतियोगिता में दोस्तों देश में प्रथम स्थान मिला है और यह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। इसके साथ साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप 2 वर्ष के लगभग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने किया हनुवंतिया हेलीकॉप्टर जाय राइड का शुभारंभ। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, खंडवा में जो इंदिरा गांधी बांध है उसके पास में दोस्तों इसका कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया जाता है। नर्मदा नदी पर एक तरीके का द्वीप बनाया गया है और उस पर यह पूरे के पूरे जो एडवेंचरस जो भी एक्टिविटीज़ हैं वह वहाँ पर की जाती हैं और अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर जाय राइड का भी शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा या फिर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, पर्यटन मंत्री दोस्तों उषा ठाकुर द्वारा। यह पर्यटन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की कल्चरल मिनिस्टर भी यही है और कल्चरल मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है आनंद विभाग, जिसका की गठन मध्य प्रदेश ने प्रथम बार किया था। और ऐसा आनंद विभाग का गठन करने वाला हमारा मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? प्रथम राज्य है भारत का। तो इसको तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने हनुवंतिया हेलीकॉप्टर जाय राइड का किया शुभारंभ। हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जाय राइड का पर्यटक ले सकेंगे आनंद। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हॉट बलून एयर सफारी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है और उसका नाम क्या है? बांधवगढ़। हॉट बलून से आप लोगों को बताना चाहूंगा तात्पर्य क्या है, एक तरीके का पैरासूट होता है दोस्तों और यहाँ पर गैस के माध्यम से जो अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसके माध्यम से यह फ्लाई करता है और इसमें जो यात्री हैं वह बैठकर पूरा का पूरा जो आपका जो उद्यान है उसका विजिट कर सकते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट और नाइट में सफारी मध्य प्रदेश में ही शुरुआत की गई थी। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में शुरुआत की गई थी? कान्हा केसली में की गई थी, वन विहार में की गई थी, बांधवगढ़ में की गई थी। तो यह सभी इंपॉर्टेंट और इनमें नाइट में सफारी की व्यवस्था भी की गई थी और कान्हा केसली मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। चलिए देखते हैं, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई। तो दोस्तों दलहन उत्पादन पर आत्मनिर्भरता पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में दोस्तों किया गया। जो दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सीहोर में है। हमेशा मैं बताता हूं दोस्तों, सूखा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यहीं पर है। इसको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ ही साथ जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं वह भी स्पेसिफिक एरिया कहां पर है? सीहोर में ही है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सीहोर से संबंधित। चर्चा हुई है कृषि की, तो कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है? इंदौर में है। और जो आपका राजकीय वाला है वह कहां पर है दोस्तों? वह उज्जैन में है। तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो एवं आपका गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में है। और ओनली गेहूं अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाता है तो पावरखेड़ी कहां पर? होशंगाबाद में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खरगोन में है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जो ओनली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गुना में है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, अरहर अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? यह मैंने आपको बता दिया, सीहोर में ही है यह भी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उड़द अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? टीकमगढ़ में है। इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? आलू अनुसंधान केंद्र है आपके शहर ग्वालियर में है। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, सेल रिच जो खाद्य संयंत्र है वह कहां पर है? वह भोपाल में है। तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांसों की प्रजातियां लगाने का जो वह रिकॉर्ड था, लगभग 54 प्रजातियों के बांस नर्सरी में उत्पादित किए गए थे, वह भोपाल में है। और इंदौर में दोस्तों बांस का नवलखा शोरूम खोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वह कहां पर है? इंदौर में है। तो इसको भी याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आम अनुसंधान केंद्र
केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कृषि से संबंधित यह आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में आनंद, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो अमूल उत्पादन का पूरा कार्यक्रम है, इसे आनंद के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा यह जो सिस्टम था, इसके नाम पर जो इस तरीके का सिस्टम मध्य प्रदेश में सहकारिता से जो दूध उत्पादन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 से 77 के बीच में। कहीं कहीं पर आपको 75 भी मिलेगा, परंतु राइट आंसर है 1970 से 1977 के बीच में यह पूरा का पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संचालित किया गया था। तो चलिए, कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह सभी की सभी मैंने आपको लगभग यहां पर बता दिए। देखते हैं दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया है। और मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह वेस्ट। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 33वें नंबर के हैं। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 17 दिसंबर को किया गया है। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार संगोष्ठी में भारत सरकार, प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी एवं अन्य राज्यों के कृषि निर्देशक और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री अनिल गोयल के निधन पर दुख व्यक्त किया, यह कौन थे? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 है साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं, कवि या गीतकार हैं, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हैं दोस्तों। जी हाँ, यह साहित्यकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं और कवि और गीतकार भी यही हैं। तो चलिए देखते हैं, विदिशा से संबंधित थे, भोपाल में इनका निवास था। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कवि गीतकार श्री अनिल गोयल के निधन पर दुख व्यक्त किया। साहित्यकार फिल्मकार श्री अनिल गोयल के निधन पर दुख व्यक्त किया। श्री अनिल गोयल भोपाल में निवास करते थे। गीतकार कवि श्री अनिल गोयल की माँ पर केंद्रित काव्य रचना उनकी पहचान थी। वे श्रेष्ठ प्रदर्शनी संयोजक भी थे। तो यह आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चर्चा हुई है कवि और साहित्यकारों की, तो चलिए फटाफट से आपको मध्य प्रदेश के कवि और साहित्यकार याद करा देता हूं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन कौन कौन थे। तो प्राचीन कालीन की जब हम लोग देखने जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में नाम आता है कालिदास। याद रखिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है इंडिया का। चंद्रगुप्त के यह दरबार में थे, तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी, जैसे कि रघुवंशम इनके द्वारा, विक्रमवंशम इनके द्वारा की गई थी, और यह कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो कि इनके द्वारा की गई थी। कालिदास के बाद देखेंगे दोस्तों आप बाण भट्ट। याद रखिए, बाण भट्ट, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। मध्य प्रदेश के साहित्य के पटल पर प्राचीन कालीन है। हर्षवर्धन के दोस्तों यह दरबारी कवि थे, तो यह भी याद रखना है। और इन्हें साहित्य का वनांचल केसरी भी कहा जाता है। किसे? बाण भट्ट को क्या कहा जाता है? वनांचल केसरी भी कहा जाता है साहित्य का। इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी, मुकुट तड़ित की रचना की थी, पार्वती विवाह की भी रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और दोस्तों विश्व का प्रथम उपन्यास क्या नाम है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, उसकी रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका जवाब देना है, काफी इजी, आई होप आप लोग जरूर दे देंगे। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन कवियों में केशव दास काफी अधिक इंपॉर्टेंट इनका नाम है। इंद्रजीत के दरबारी कवि थे यह दोस्तों, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं की गई थी, जैसे कि वीर सहदेव, रतन बामनी, रसिक प्रिय दोस्तों, और बारहमासी, छंदमाला, जहांगीर इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो कि इनके द्वारा की गई थी। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे पद्माकर भी दोस्तों आपके काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सागर से यह संबंधित थे, और दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह कवि थे, तो यह भी आपको याद रखना है। हिम्मत बहादुर इनकी रचना थी, जगत विनोद इनकी रचना थी, गंगा लहरी, साहित्य लहरी, यह सभी इनकी पद्माकर की रचनाएं थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं आधुनिक कवियों में, आपके माखनलाल चतुर्वेदी, तो यह आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा गांधी सप्तशती, इसके साथ ही साथ दोस्तों नीली रेखा, तुक्कों का खेल, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर, यह इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो कि आपको याद रखना है। त्रिकाल की संध्या, तो यह सभी इनकी रचनाएं थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। कात्यायनी हर्षिको कला उत्सव प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान, यह किस शहर की है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर की है, सतना की है, जबलपुर की है, या फिर रतलाम की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सागर। और मध्य प्रदेश कला समिति की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। साहित्य परिषद की 1954 में हुई थी। चलिए एक बात हुई है कला और साहित्य की, तो कलाकारों के नाम आपको बता देता हूं। राजा चक्रधर सिंह संगीतकार थे दोस्तों, याद रखिए, और इन्हें क्या कहा जाता था? संगीत सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? संगीत सम्राट। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
संगीत सम्राट किसे कहा जाता था? चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट कहा जाता था। इनकी कुछ रचनाएं थी, उनको लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। राग रतन, याद रखिए दोस्तों, राग रतन, याद रखिए यहां पर राग रतन इनकी एक रचना थी। ताल तोय, याद रखिए यह भी इंपॉर्टेंट इनकी रचना थी। ताल तोय निधि इनकी रचना थी। इसके बाद आपको याद रखना है नर्तन सर्वस्व इनकी यह रचना थी। अलकापुर माया चक्र, रस्म रास इनकी प्रमुख यह रचना थी। तो इनको आपको तो याद रखना ही है। इसके बाद देखते हैं आप दोस्तों कातक राम, इन्हें दोस्तों नृत्य सम्राट कहा जाता था। चक्रधर क्या थे? संगीत सम्राट, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। चक्रधर इज द संगीत सम्राट एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस पंडित कातक राम। और यह कौन थे? नृत्य सम्राट की उपाधि दोस्तों इन्हें दी गई थी। इनका जन्म बिलासपुर में हुआ था। गम्मत नृत्य के यह प्रसिद्ध कलाकार थे और यह दोस्तों शिष्य थे किसके? चक्रधर सिंह की। तो इन दोनों फैक्टों को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी भूलने की कोशिश नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे कि राउत नृत्य अहिर जनजाति द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य दोस्तों सतनामी जाति द्वारा किया जाता है। गुरु घासीदास की चरित्र गाथा का इसमें पूरा का पूरा विवरण किया जाता है। कर्मा नृत्य आप सभी को मालूम होना चाहिए, विजयदशमी से शुरुआत होती है इसकी और वर्षा के आगमन तक यह चलता है दोस्तों। और यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य अर्थात दोनों का नृत्य है और बैगा जनजाति का प्रमुख रूप से यह नृत्य है। अगर बैगा जनजाति ऑप्शन में नहीं है तो आप गौड़ जनजाति भी इसमें लगा सकते हैं। और इस नृत्य का दोस्तों वाद्य यंत्र क्या है? कौन से नृत्य का? कर्मा, याद रखिए दोस्तों, इसे नृत्यों का राजा कहा जाता है दोस्तों। लिम्का बुक में इसका नाम दर्ज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपका इसका जो वाद्य यंत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। इसके वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? मादर, याद रखिए यह इसका वाद्य यंत्र है। इस नाम को याद रखिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, बैगा जनजाति का, और इसका वाद्य यंत्र दोस्तों यह है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही है। वाद्य यंत्र पूछे जा सकते हैं। रीना नृत्य दोस्तों गौड़ स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसे गिरजा उत्सव भी कहते हैं। भवई दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? भील द्वारा किया जाता है। और तरताली दोस्तों किया जाता है कमार जनजाति द्वारा, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लहंगी दोस्तों श्रवण मास में किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा दोस्तों। और थपटी किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन थे दोस्तों? मोजी लाल कोरकू इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। और गोचो दोस्तों गौड़ जनजाति द्वारा यह किया जाता है, वर्षा प्राप्ति हेतु किया जाता है। और रागनी दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, कई बार मैं बताता हूं, ग्वालियर का प्रसिद्ध यह नृत्य है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। बांस गीत दोस्तों राउत जाति द्वारा किया जाता है। और घोटुल पाटा बघेलखंड के गौड़ तथा मुड़िया जनजाति के लोग मृत्यु के अवसर पर इसको करते हैं। किसको करते हैं दोस्तों? घोटुल पाटा, याद रखिए, लिख देता हूं, यहां पर कुछ डिफिकल्ट है उनको मैं लिख देता हूं। घोटुल पाटा, याद रखिए यह टा है दोस्तों, घोटुल पाटा, यह दोस्तों गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सागर निवासी कात्यायनी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए आज का आपका क्वेश्चन, विक्रम उत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? सेकंड ऑप्शन, तानसेन समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? धन्यवाद दोस्तों।